In this module, we have to learn about chemistry of class 11th, chapter number 1st, some basic concept of chemistry and the topic number 5, that is empirical formula and the molecular formula. जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने मोलर मास के बारे में समझा, साथ ही साथ परसेंटेज कंपोजिशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी न्यूमेरिक क्वेश्चंस थे, उनको हमने डील किया। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दो और तरीके के फॉर्मूलेज के लिए, जिनका नाम दिया गया एम्पिरिकल फार्मूला एंड द केमिकल फार्मूला, या इसको और बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला डन है ना। एम्पिरिकल, अगर मतलब एम्पिरिकल का मतलब समझें तो इसको सिंपली कर सकते हैं सीडो फॉर्मूला, या एक दूसरे वर्ड में अगर इसको समझें तो बोल सकते हैं सिंपल फॉर्मूला ना ऑफ एनी कंपाउंड। क्लियर? अब जरा समझेंगे एम्पिरिकल फार्मूला को और किस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो भी सिंपलेस्ट रेशियो हो सकता है एलिमेंट्स के एटम का ना, वो क्या कहलाएगा? एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा। क्लियर? जबकि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो कि इन्वॉल्व होंगे किसी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, किसी कंपाउंड को बनाने के लिए, उसे बोल देंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्लियर? एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू हम इन दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि किस तरीके से केमिकल फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूले से डिफरेंट होता है, या मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूले से डिफरेंट होता है। क्लियर? जैसे मैंने एक कंपाउंड लिया H2O2 ना, H2O2 इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्लियर? हाइड्रोजन परऑक्साइड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक स्पेसिफिक एटॉमिक रेशियोज के साथ मिक्स हैं। अगर इस रेशियो को समझें तो ये हो जाता है 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स द रेशियो इज 2:2। क्लियर? अगर इसको सिंप्लीफाइड लिखते हैं ना, मतलब अगर इन दोनों को डिवाइडेड बाई 2 कर दिया जाए, 2:2 था, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कहीं कन्वर्ट हो जाएगा 1:1 में, और यही दो सिंपलेस्ट रेशियो हो जाएगा एलिमेंट्स ऑफ एटम्स के, जो कि किसी एक केमिकल में इन्वॉल्व होगा, उसी को हम बोल देंगे एम्पिरिकल फार्मूला ना। मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो एक्चुअल फार्मूला है उसे हमने बोल दिया मॉलिक्यूलर फार्मूला, और जो सिंपलेस्ट रेशियो हो सकता है एटम का उस मॉलिक्यूल में HO, ये हो जाएगा इसका एम्पिरिकल फार्मूला। क्लियर? कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए हम देख सकते हैं जिनके एम्पिरिकल फार्मूलाज उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला के एक सिंपलेस्ट रेशियो के फॉर्म में निकाला जा सकता है। जैसे दूसरा एक हमने ले लिया C6H12O6 ना, ये फार्मूला होता है ग्लूकोज का, और अगर इसमें एटॉमिक रेशियोज देखें हर एक एलिमेंट का, तो हमें पता चलेगा 6:12:6, मतलब कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 एंड ऑक्सीजन 6। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सभी को अगर 6 से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें जो नया एक सिंपलेस्ट रेशियो मिलेगा वो मिलेगा 1:2:1। क्लियर? इस रेशियो के लिए अगर देखें तो हम लिख सकते हैं CH2O, और ये एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा ग्लूकोज का जब उसे 6 से डिवाइड करेंगे। क्लियर? अब एक बात और करते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में एक रिलेशन क्या होगा, तो इसके लिए हम समझ सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n। n क्या है? वही नंबर है जिससे हमने सिंप्लीफाइड किया, जिससे हमने रेशियो निकाला डिवाइड करके, उसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये बन जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला।
क्लियर? तो जरा एक दूसरे वे में समझें कि कभी भी एम्पेरिकल फॉर्मूला में जिस n से हम डिवाइड कर रहे हैं उसी को अगर उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है कि क्या सभी मॉलिक्यूल का एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखना पॉसिबल है, या अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? क्लियर? जैसे अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं H2O का, क्लियर है, वाटर का। अब अगर वाटर में देखें तो हाइड्रोजन का एटम है 2 और ऑक्सीजन का एटम है 1, मतलब एक रेशियो आ गया 2:1। इसको हम कितना भी सिंप्लीफाइड करेंगे, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड नहीं, क्योंकि ये खुद ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो इसका अगर एम्पेरिकल फार्मूला बोला जाए तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला के बराबर होगा, मतलब इसे H2O ही लिख पाएंगे। क्लियर है? डन? तो यानी कि कभी भी सिंपलेस्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर एक कोई कॉमन नंबर है जिससे सबको डिवाइड किया जा सकता है, तब एम्पेरिकल फार्मूला बदल जाएगा उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में पहले से ही सिंपलेस्ट रेशियो दिया हुआ है तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ही उसके लिए एम्पेरिकल फार्मूला हो जाता है। क्लियर है? अब समझेंगे हमें एम्पेरिकल फार्मूला पढ़ना क्यों है। जब हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में पता है तो हम फिर एम्पेरिकल फार्मूला ये नया टर्म क्यों लेके आ रहे हैं ना। तो जरा इसके लिए एक बार समझना कि एम्पेरिकल फार्मूले से हम किसी भी परसेंटेज कंपोजिशन में दिए हुए परसेंट ऑफ एलिमेंट से उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं ना। जैसे पिछले वाले वीडियो में हमने देखा कि अगर कोई हमें मॉलिक्यूल दिया है तो हम हर एक मॉलिक्यूल के एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट कर सकते थे ना। अब उसी तरीके से जब भी किसी मॉलिक्यूल का परसेंटेज कंपोजिशन दिया है, मास परसेंट दिया है, तो उस कंडीशन में उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हमें एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना आना चाहिए ना। तो मतलब एक सेटअप के साथ देखें तो अगर हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला आ गया तो हम उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हमें n की वैल्यू पता हो या हमारे पास मोलार मास पता हो। क्लियर? तो बेसिक सा एम्पेरिकल फार्मूला का यूज समझे तो किसी परसेंटेज कंपोजिशन में दिए हुए एलिमेंट्स के परसेंटेज से एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? एक क्वेश्चन इसमें और आता है कि क्या किसी दो कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला सेम हो सकता है? हाँ, ये पॉसिबल है कि किसी दो कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला सेम होगा जबकि उसका केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला कभी भी सेम नहीं हो सकता। क्लियर? एक एग्जांपल के लिए हम देखें, हमारे पास दो केमिकल्स हैं। पहला हमने ले लिया CH3COOH और दूसरा हमने ले लिया C6H12O6। अब इस कंडीशन में अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं CH3COOH है तो हम लिख सकते हैं C2H4O2 भी। क्लियर? क्या लिख सकते हैं? C2H4O2। क्लियर? और ये पहले से है C6H12O6। क्लियर? इसमें अगर आप रेशियोज देखें तो क्या हो गया? 2:4:2। क्लियर? एक सिंपलेस्ट रेशियो क्या आया? कार्बन के 2, हाइड्रोजन के 4 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम। C6H12O6 में देखें तो कार्बन के 6 एटम्स, हाइड्रोजन के 12 एटम्स और ऑक्सीजन के 6 एटम्स। अगर दोनों को हम सिंप्लीफाइड करें तो हम क्या पाएंगे? डिवाइडेड बाई ना 2 अगर सबको कर दें तो हमें एक सिंपल फॉर्मूला सिंपल रेशियो मिल जाएगा 1:2:1। क्लियर? मतलब कार्बन 1 हाइड्रोजन का 2 एटम का और ऑक्सीजन का 1 रेशियो। वही अगर हमने इस ग्लूकोज में भी 6 से डिवाइड कर दिया सबको, n जो 6 ले लिया हमने, अब इस केस में हमको जो मिला वो भी हमें एक सिंपल फॉर्मूला मिल रहा है 1:2:1। मतलब कार्बन का परसेंटेज
कार्बन का रेशियो 1 होगा तो उसके लिए 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी और 1 ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी जब हम ग्लूकोज लिख रहे होंगे। तो अगर देखें दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम आ जाएगा लेकिन दोनों के केमिकल फॉर्मूले में डिफरेंस है ना। तो कभी भी ऐसा हो सकता है कि जब हम एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करें तो यहाँ एक प्रॉब्लम आ सकती है कि ये किसका फार्मूला होगा। तो उसके लिए हमें बस ये n की वैल्यू अगर पता हो ना, जिससे हमने दोनों को डिवाइड किया है, या मोलर मास हमें पता हो, तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसका एक्चुअल मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करना है, एक सिंपल सा क्वेश्चन हम डील करेंगे जिसमें ये पता करेंगे कि अगर अपने को परसेंटेज कंपोजिशन पता है, मास परसेंटेज पता है, तो किस तरीके से हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन जिसमें 3 एलिमेंट है और तीनों का हमको मास परसेंटेज दे दिया गया है। पहला हो गया कार्बन हैविंग मास परसेंटेज 52.2%। क्लियर? दूसरा हो गया ऑक्सीजन जिसका परसेंट, या हाइड्रोजन का पहले लेते हैं, हाइड्रोजन जिसका परसेंटेज हो गया 13% और ऑक्सीजन जिसका परसेंट दिया गया 34.8%। क्लियर है? तो ये क्या हुए, 3 हमको कंपोनेंट दिया है जिसका मास परसेंटेज दिया है। कार्बन का किसी मॉलिक्यूल में जो मास परसेंट है वो 52.2% दिया गया, हाइड्रोजन का मास परसेंट 13% दिया गया और ऑक्सीजन का मास परसेंट 34.8% दिया है। क्लियर? अगर इसका हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक सिंपली हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स पहले कैलकुलेट करेंगे, उससे निकाल सकते हैं। एक टेबल के फॉर्म में रखे तो टेबल से और आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको ना। टेबल से क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक पहला लाइन बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे एलिमेंट को। क्लियर है? दूसरे में हम लिखेंगे इसके मास परसेंट को। ठीक है? उसके बाद फिर नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर? नंबर ऑफ, मैं केवल स्मॉल एन लिख दे रहा हूं जो नंबर ऑफ मोल हो जाएगा। ठीक है? फिर रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम, और लास्ट कॉलम हमारा हो जाएगा सिंपल रेशियो। डन है? फिर से समझ लेंगे हमने क्या बनाया। आपको 5 कॉलम्स बनाने हैं। पहला होगा एलिमेंट के कॉलम के लिए, दूसरा होगा मास परसेंटेज जो दिया गया है आपको, तीसरा उस मास परसेंट से आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, चौथा उस नंबर ऑफ मोल से रिलेटिव नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है, और लास्टली सिंपल रेशियो निकालना है ना। ये कैसे होगा देखेंगे। पहले हमने लिख लिया कार्बन, दूसरा लिख लिया हाइड्रोजन और तीसरा लिख लिया ऑक्सीजन। ये हमारे तीनों एलिमेंट हो गए। ठीक? परसेंटेज देखें तो कार्बन का परसेंटेज दे दिया गया 52.2%, हाइड्रोजन का दे दिया गया है 13% और ऑक्सीजन का दे दिया गया 34.8%। क्लियर है? ये इसका हो गया मास परसेंटेज। डन है? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हम मान लेते हैं कि पूरे मॉलिक्यूल में इतना ग्राम दिया हुआ गया था। ठीक है? ये इसका मास हो गया 100 के लिए। तो अगर नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स के लिए जब हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। यही क्या हो जाता था, नंबर ऑफ मोल्स हो जाता था। तो गिवन मास कितना हो गया 52.2। क्लियर? और इसका मोलर मास कितना हो जाता है 18। क्लियर? ये किसके लिए होगा, सॉरी 12, कार्बन के लिए कितना हो जाएगा 12। तो 52.2 डिवाइडेड बाई 12। हाइड्रोजन के लिए देखेंगे तो 13 डिवाइडेड बाई 1, ये नंबर ऑफ मोल्स दे देगा। और ऑक्सीजन के लिए देखें तो 34.8 और ऑक्सीजन का हो जाता है 16 ग्राम। क्लियर? सिंप्लीफाई करेंगे 4.35, नंबर ऑफ मोल आ गया 4.35। क्लियर? दूसरे के लिए कैलकुलेट किया, मतलब हाइड्रोजन के लिए तो 13 डिवाइडेड बाई 1 था और इसका डायरेक्टली आ जाएगा 13 नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर? ऑक्सीजन के लिए डिवाइड करें तो 34.8 डिवाइडेड बाई 60 आ जाएगा 2.175 मोल। क्लियर? तो 3 मोल हमको मिल गया। पहला कार्बन के लिए मिल गया 4.35 मोल्स, हाइड्रोजन के लिए देखें तो ये मिल गया 13 मोल्स,
और अगर ऑक्सीजन के लिए देखें तो ये मिल गया 2.175 मोल्स। क्लियर? अब क्या करना है, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम आपको निकालना है। तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम क्या होगा, जिस भी एलिमेंट का सबसे कम मास परसेंट दिया होगा या नंबर ऑफ मोल्स जिसका आया होगा, मास परसेंट से नहीं मतलब जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स आया होगा, उसी से सबको क्या करेंगे, डिवाइड कर दें। अगर इसमें देखें तो 2.175, 13 और 4.35 है। क्लियर? तो सबसे कम नंबर ऑफ मोल जो आ रहा है वो ऑक्सीजन का आ रहा है जो है 2.175। तो हम करेंगे क्या, हर एक एलिमेंट के जो भी नंबर ऑफ मोल्स आए हैं उसको डिवाइड कर देंगे 2.175 से। तो पहले के लिए कार्बन के लिए हो जाएगा 4.35 डिवाइडेड बाई 2.175। क्लियर? हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 2.175। क्लियर? और तीसरा ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा 2.175 डिवाइडेड बाई 2.175। क्लियर? कार्बन के लिए देखें तो इसकी वैल्यू आ गई 4.35 डिवाइडेड बाई किया तो ये आ जाएगा 2। क्लियर? और अगर इसके हाइड्रोजन के लिए देखें तो ये आ जाएगा लगभग 6, और अगर ऑक्सीजन के लिए देखें तो आ जाएगा 1 ना। मतलब एक रिलेटिव नंबर ऑफ एटम जो आ गया वो 2, 6 और 1 आ गया। मतलब इसी का सिंपलेस्ट रेशियो निकाल दिया तो ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 1 हो गया। अब इंपेरिकल फॉर्मूला अगर इसका लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला बनेगा इस परसेंटेज कंपोजिशन के फॉर्म में वो हो जाएगा C2H6 O। क्लियर? तो दिए गए इस मास परसेंट से हमने इस एक टेबल से कैलकुलेट कर लिया कि उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा अगर इसी कंपोजिशन के साथ इसका मोलर मास भी दिया हो ना, कि कितना मोलर मास है अगर ये परसेंटेज कंपोजिशन है। तो हम क्या करेंगे, इस इंपेरिकल फॉर्मूला का इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे और उस मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी, और वही n की वैल्यू को हम अगर इसी इंपेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाएगा। डन है? तो आज के इस वीडियो में हमने बेसिकली डिस्कस किया कि इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है, क्यों हमें इंपेरिकल फॉर्मूले को पढ़ने की जरूरत पड़ी, और किस तरीके से अगर आपको मास परसेंटेज या परसेंटेज कंपोजिशन दिया हो तो आप इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट हो गया तो उससे आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ आगे के कंटेंट्स में और बेटर समझने के लिए चैप्टर नंबर 1 को। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।